नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रेपो रेट को लेके कमेंट्री दी है। उसमें बताया गया है कि जो रेपो रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में रेपो रेट था वो सेम रखा गया है। आइए जानते हैं रेपो रेट से जुड़ी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें कि जो आज उनकी कमेंट्री थी उसमें पॉजिटिव बातें क्या निकल के आई है और जो नेगेटिव बातें हैं वो क्या निकल के आई है और आने वाले टाइम पे हम इस चीज़ को किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो ग्रामीण जो एरिया है उसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2014 के फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी का अनुमान है उसे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही साथ जो महंगाई का अनुमान 5.2% पे था उसे घटाकर 5.1% रखा गया है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पे था उसको मेंटेन करा गया है। इसके बाद हमें पता ही है कि हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि 2000 के जो नोट है उन्हें हमें वापस करना है। इसकी वजह से उन्होंने बताया है कि मार्केट में 2000 के नोट वापस जमा होने से लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये तो सारी की सारी बात हुई कि जो मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो उसमें नजर डालते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स इस कमेंट्री से क्या क्या निकल करके आए हैं। अब जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई दर है वो 4% के ऊपर रहने का अनुमान है, यानी कि आने वाले टाइम पे हमें इन्फ्लेशन से इजीली कोई भी ईज नहीं मिलने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें रिटेल महंगाई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन 5.2% से बढ़कर 5.4% रहने का अनुमान भी जताया गया है। अब ये सारी बात तो हुई कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे और नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। अब हम समझते हैं कि रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है। सर बताइए कि रेपो रेट होता क्या है। बेसिकली अगर हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, हमारे देश की इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन इशू करती है। तो इसके अगेंस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और इस रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। प्रेजेंटली जो रेपो रेट है वो 6.5% है और इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स की टीम ने डिस्कशन के बाद डिक्लेयर किया है। जी, तो ये समझ लिया कि रेपो रेट होता क्या है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई बैंक्स को जो लोन है वो देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। सर ये तो ठीक है कि रेपो रेट होता क्या है, लेकिन ये रेपो रेट का जो पूरा का पूरा आता है अनाउंसमेंट, ये इसके पीछे ये डिसाइडिंग फैक्टर्स जो है वो कौन है। बेसिकली अगर हम समझे कि रेपो रेट को क्यों चेंज किया जाता है तो हम समझते हैं कि रेपो रेट वर्क किस तरीके से करता है और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक हिस्सा होता है जिसमें आरबीआई रेपो रेट के हेल्प से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम करती है। लेट सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कैसे। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब होती है जब लोगों के पास परचेजिंग पावर अवेलेबल होती है और वो परचेजिंग पावर कुछ हद तक तब होती है जब लोगों को इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि रेपो रेट है। अब आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जिसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है और कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ लोन इशू करने का काम करेगी। इस बीच में कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना भी होता है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी, हमारे देश के बैंक्स जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें या आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें, जो भी हमारे ऐसे बैंक्स हैं, इनको लोन जब इशू करेगी तो ये प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव के ध्यान में रखते हुए अपना कुछ मार्जिन ऐड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे। तो बट ऑब्वियस है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। जब लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर कम होती है लोगों की और परचेजिंग पावर कम होने से कुछ चीज़ों की डिमांड बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। सिमिलरली अब डिफ्लेशन की सिचुएशन की बात करें तो इस समय पे क्या होता है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम रही। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में कम रही है तो हमें क्या करना है, हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाना है और वो बढ़ाने का एक तरीका यह है कि हम परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ाएं। तो उसका बेस्ट तरीका यही रहेगा कि अगर आरबीआई रेपो रेट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कम कर लेती है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होगा जिससे कि लोग लोन की डिमांड करेंगे और जब लोगों के पास लोन आएगा तो उससे परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करेगी और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो उससे डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये रीजंस बनते हैं जिनके वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल
करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। जी, तो गौरव सर ने हमें बताया कि जो रेपो रेट है उसका इफेक्ट क्या होता है, साथ में जो ये रेपो रेट है वो डिसाइड कौन करता है, एमपीसी डिसाइड करता है, वो सर ने हमें बता दिया, बहुत ही इन डिटेल में सब चीज़ समझा दी है कि आप में रेपो रेट का किस तरीके से असर पड़ सकता है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ।